नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस 29वीं भूगोल विषय की कक्षा में एक बार फिर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने वायु के अपर्दन और निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में विस्तार से चर्चा की। तो देखिए, जो अपर्दन के जो कारक हैं, उन कारकों में 5 कारकों को महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है, जिसमें नदी, हिमानी, वायु, लहरें और भूमिगत जल, ये पांचों कारक धरातल पर काट छांट का और निक्षेपण का कार्य करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अनाच्छादन की जो बृहद प्रक्रिया है, या आप दूसरे शब्दों में इसको समझें तो धरातल के ऊपर बाहरी शक्तियां जो बाहरी शक्तियां कार्य करती हैं धरातल के ऊपर, वो बाहरी शक्तियां ये 5 होती हैं, जो अंतर्जात शक्तियों के द्वारा उठे हुए किसी स्थल खंड को काट छांट करके समतल भूभाग बनाने का कार्य करते हैं। इन 5 शक्तियों के कार्यों को अपर्दन और निक्षेपण के कार्यों में शामिल किया जाता है। अपर्दन और निक्षेपण के बीच में एक परिवहन की क्रिया और होती है। परिवहन के कारण कोई स्थलाकृति का निर्माण नहीं होता है, तो इसलिए जब हम स्थलाकृतियों की चर्चा करते हैं तो केवल अपर्दन और निक्षेपण की ही बात करते हैं, परिवहन की बात हम नहीं करते हैं। तो इन सब में हमने नदी को पढ़ लिया है, हिमानी को पढ़ लिया है, वायु को पढ़ लिया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लहरें। तो लहरों के द्वारा समुद्र के किस भाग पर ज्यादा कटाव होगा? सीधी सी बात है कि लहरों के द्वारा समुद्र के किनारों वाले भागों में अधिक काट छांट या जमाव होगा, है ना। तो देखिए, महत्वपूर्ण तथ्यों पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो सागरीय लहरें हैं, और जो काट छांट होती है, हमने लहरों को शामिल किया है इसमें। हमने ज्वारी तरंगों के बारे में नहीं लिखा, या समुद्री धाराओं के बारे में, सुनामी के बारे में नहीं लिखा। ऐसा नहीं है कि इनके द्वारा अपर्दन या काट छांट नहीं होती है, इनके द्वारा भी होती है। देखिए, चाहे सुनामी हो या फिर धाराएं हो या फिर लहरें हो या फिर ज्वार भाटा आते हैं, इन सब के द्वारा जो तटीय भाग है, ये देखिए, ये समुद्र है, समुद्री भाग है, और ये तटीय भाग है। तो जब लहरें आती हैं या सुरंग और गर्त के रूप में जब संचलन होता है समुद्री जल में, सुरंग ये होता है, गर्त ये होता है, सुरंग ये होता है, ये ऊपर उठा हुआ भाग सुरंग और नीचे गर्त, ये गर्त कहलाता है और ये सुरंग कहलाता है। सुरंग और गर्त के रूप में जल के कण लंबवत गति करते हुए तरंग को क्षैतिज गति प्रदान करते हैं। इसका क्या मतलब है, ये मैं अभी चर्चा करूंगा, पहले ये बात कर लेते हैं। तो सुनामी में क्या होता है, बड़ी बड़ी लहरें होती हैं। धाराओं में जल की राशि स्वयं गति करती है। लहरों में जल के कण जो है उत्तर दक्षिण अप डाउन होकर के, ऊपर नीचे होकर के, यानी कि लंबवत गति करते हुए तरंग को गति प्रदान करते हैं। ज्वार में भी इस प्रकार की लहरें आती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ज्वार भाटा, लहरें और सुनामी, इनमें सुरंग और गर्त के रूप में समुद्री जल में गति होती है, जबकि धाराओं में जल राशि स्वयं ही खिसक जाती है। जब समुद्र विज्ञान पर हम चर्चा करेंगे, धाराओं के टॉपिक पे आएंगे, तब इनकी विस्तार से चर्चा हम करेंगे। तो विद्यार्थियों,
ये जो गति है सरंग गति के रूप में, ये जब ये लहरों से टकराती है यहाँ जाकर के, तो इस भाग को काटती है, इस भाग को काटती है, और काटती है तो काटना ही क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। और साथ में इसमें अवसाद ज्यादा होंगे, मान के चलिएगा इन लहरों में अवसाद ज्यादा होंगे तो यहाँ जाकर के निक्षेपण भी कर देंगी, जमाव भी कर देंगी। तो सागरीय लहरें किनारे पर जाकर के कटाव भी करेंगी और इनमें जो अवसाद होंगे या जो कुछ भी मिलावट होगी पानी के अंदर उसको जाकर के जमाव भी कर देंगे। तो काटना और जमाव करना यानी कि अपरदन और निक्षेपण दोनों कार्य कहाँ पर होंगे, समुद्र के किनारे पर। कहाँ पर होंगे, किनारे पर, क्योंकि यहीं पर लहरें आकर के टकराती हैं। तो आप समझ गए होंगे ये बात कि जो अपरदन और निक्षेपण का कार्य है वो कहाँ पर होता है, किनारे पर होता है। अब इसमें भी सबसे ज्यादा जो योगदान है वो लहरों का होता है, सबसे अधिक योगदान किसका है, लहरों का। तो इसलिए समुद्री अपरदन और निक्षेपण में हम लहरों का ही नाम लेते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर लहरों का नाम लिखा है, बाकी किसी भी तत्व का नाम यहाँ पर नहीं लिखा है। तो यहाँ समझ गए होंगे कि लहरें ही प्रधान आधार प्रदान करती हैं समुद्री किनारों को काटने, छाटने और निक्षेपण करने में। इसलिए समुद्री जल के अपरदन कार्यों को हम सागरीय लहरों द्वारा अपरदन और निक्षेपण का कार्य के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि लहरों द्वारा अपरदन और निक्षेपण दोनों कार्य होते हैं, लेकिन अपरदनात्मक जो कार्य हैं यानी काट छाट करने वाले जो कार्य हैं वो ज्यादा होते हैं, जबकि जमाव करने वाले कार्य बहुत कम होते हैं। अब देखिए, जो लहर होती है ना, लहर को हम तरंग भी कह सकते हैं, इसको तरंग भी कह सकते हैं, है ना। तरंग की सिर्फ संरचना है उसकी देखिए चर्चा कर लेते हैं कैसे होती है। तरंग जो है इस प्रकार से गति करती है, इस प्रकार से गति करती है सरंग और गर्त के रूप में, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, सरंग और गर्त के रूप में। एक बार कर लेता हूं मैं, सरंग और गर्त इस प्रकार से गति करती है। लेकिन जो जलकण हैं उनमें गति नहीं होती है। जलकण में कौन सी, क्षैतिज गति नहीं होती है। क्षैतिज गति नहीं होती है तो कौन सी गति होती है, लंबवत गति होती है। लंबवत गति का क्या मतलब है, तो समझ लीजिएगा कि यहाँ का जो जलकण है वो ऊपर नीचे होता रहेगा जलकण, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे जलकण। अगर जल जो है लहरों के माध्यम से किनारे की तरफ आता है तो समुद्र का सारा जल किनारे पे आ जाएगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है ना। तो इसलिए जो जल के जो कण हैं या कहें जल की जो राशि है वो वहीं पर ऊपर नीचे होती रहती है। जल की राशि क्षैतिज रूप से आगे नहीं बढ़ती, जैसा कि धाराओं में होता है। धाराओं में समुद्र का जल एक राशि के रूप में आगे बढ़ता है, नदी के तौर पर। जैसे नदी बहती है उसी प्रकार से समुद्र का जल भी आगे बढ़ता जाता है धाराओं के अंदर, ना कि लहरों में। ठीक है, अब देखिए तरंग की संरचना में एक तो हम लंबाई की बात करेंगे, तरंग की लंबाई क्या होती है और तरंग की ऊंचाई क्या होती है। तरंग की लंबाई और ऊंचाई आपने जब मैंने सुनामी वाला टॉपिक पढ़ाया था तो 10 से 15 मीटर ऊंची लहरों की बात हमने की थी। तो ऊंची या लंबी, इसका क्या मतलब है, देखिए एक सुरंग से दूसरे सुरंग के बीच की जो दूरी है इसको कहते हैं तरंग की लंबाई, इसको कहते हैं तरंग की लंबाई। ठीक है, संरचना की बात कर रहे हैं तो तरंग की जो लंबाई है वो क्या है, एक सुरंग से दूसरे सुरंग के बीच की दूरी या एक गर्त से दूसरे गर्त के बीच की दूरी, ये क्या है, तरंग की लंबाई है। अब तरंग की ऊंचाई क्या है, तरंग की ऊंचाई है गर्त से लेकर के सुरंग तक, ये सुरंग की ऊंचाई है
और गर्त की ऊंचाई ये है, गहराई ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो दूरी है इसको कहते हैं, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये वाला भाग जो है ये कहलाता है तरंग का हाइट, तरंग की हाइट, इसको कहते हैं तरंग की ऊंचाई। तो ऊंचाई तरंग और गर्त के बीच की लंबवत दूरी है और तरंग की लंबाई दो सुरंग या दो गर्तों के बीच की दूरी है। तो इस प्रकार से ये तरंग की संरचना होती है और तरंग की लंबाई, ऊंचाई, तरंग का वेग और आगे बढ़ने की गति, इन सबके आधार पर अपरदन का प्रभाव निर्धारित होता है। तरंग की लंबाई ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा है, उसकी गति, वेग ज्यादा है, तो क्या होगा, उससे अपरदन की क्रिया प्रभावित होगी। ठीक है, अब देखिए ये आप समझ गए होंगे, मैं और आगे चर्चा करता हूं चीजों की। तरंग की संरचना की हमने बात कर ली और तरंगें जो है कहाँ पर ज्यादा सक्रिय होती है, मैंने शुरू में बताई दिया आपको, तटीय प्रदेशों में ज्यादा सक्रिय होती है तरंगें। अब करते हैं हम लहरों के अपरदन कार्य। लहरों के अपरदन कार्य ये देखिए क्या होते हैं अपरदन कार्य। जैसे मैंने आपको वायु के अपरदन कार्य बताए थे, अपघर्षण, सन्निघर्षण, अपवाहन, है ना। इस प्रकार से हिमानी के अंदर भी मैंने बताए थे अपघर्षण, सन्निघर्षण, उत्पाटन, है ना। लहरों में जो क्रिया होती है वो भी मिलती जुलती हैं। तो देखिए कौन कौन से कार्य करती हैं लहरें। पहला कार्य है इसका अपघर्षण, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, हर वीडियो में अपरदन और निक्षेपण वाले वीडियो में हम हमेशा चर्चा करते हैं इसकी। दूसरा है सन्निघर्षण, तीसरा है अपक्षय सन्निघर्षण और इसमें होती है रासायनिक क्रिया जिसमें घोलन की क्रिया होती है। आप इसको घोलन भी कह सकते हैं, घोलन या विलयन। ये चट्टानों के खनिजों को घोल करके समुद्र का पानी काट छाट कर देता है। एक क्रिया है आपकी जलदाब क्रिया। तो थोड़ा सा इसके बारे में फिर से चर्चा कर लेते हैं। अपघर्षण क्या होता है कि लहरों के साथ जो भी कंकड़ पत्थर बह करके आ रहे हैं या लहर में जल कण जो होते हैं वो खुद भी काटते हैं, तो वो जहां टकराएंगे, जिस जगह पर टकराएंगे उस जगह को घिस देंगे, उस जगह को या उस सतह को या उस सरफेस को घिस देंगे। और ये घिस देंगे तो उसी को क्या कहते हैं, अपघर्षण कहते हैं। जब सागरीय जल के अंदर कंकड़ पत्थर, बारीकी कंकड़ पत्थर या बालू के कण जो है आपस में रगड़ खा करके खुद ही घिसते रहते हैं, किसी सतह से टकरा करके नहीं, आपस में ही उसमें बहते हुए घिसते हैं, उसको कहते हैं सन्निघर्षण। और रासायनिक क्रिया घोलन या विलयन, पानी टकराएगा और जो मुलायम चट्टान उनको जल्दी काट करके घोल लेगा अपने में और वापस समुद्र में लौट जाएगा। जलदाब क्रिया, पानी जो है, लहर जो है ताकत से आती है, तो वो ताकत के कारण किसी भी सरफेस को, सतह को तोड़ देंगे लहर। अब आप कभी समुद्र में कभी गए हो या आपने वीडियो में देखते हैं आप कि जो लोग समुद्र में स्नान करते हैं, समुद्र की लहर आती है, वो अपने स्थान से थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि लहर धक्का देती है, लहर में ताकत होती है। तो वही ताकत क्या है, जलदाब क्रिया। तो वो ताकत जब सतह पर या किनारे पर लगती है तो उससे क्या होगा, चट्टानों में उखाड़। देखिए अपघर्षण और जलदाब क्रिया में फर्क है। जलदाब क्रिया में ताकत से चीजों को उखाड़ दिया जाएगा, पत्थर के टुकड़ों को उखाड़ दिया जाएगा, लेकिन इसमें घिस दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपरदन के कार्य क्या हैं लहरों के, ये चार। तो आगे और बात करते हैं, ये मैं मिटा देता हूं लहरों के अपरदन कार्य। अब
जल्दी से अपन मेन जो कार्य उनके जो स्थलाकृतियां हैं लहरों की चर्चा अपन कर लेते हैं। तो देखिए स्थलाकृतियों की बात कर रहे हैं तो अपन सबसे पहले बात करेंगे अपरदन से बनी स्थलाकृतियां। अपरदन से बनी स्थलाकृतियां, अपरदन से बनी स्थल आकृति, स्थलाकृति, ये संधि कर देते हैं तो बन जाता है स्थलाकृति। ये दो वर्ड है, स्थल की आकृति, तो स्थल आकृति को जोड़ करके। तो देखिए सबसे पहले तटीय भ्रमु की बात कर लेते हैं। तटीय भ्रमु, इसको मैं नाम देता हूं नंबर 1 भ्रमु। इंग्लिश में को कहते हैं क्लिफ, CLIFF, क्लिफ। बहुत इंपॉर्टेंट स्थलाकृति है क्लिफ। तो देखिए ये मान के चलिएगा कोई चट्टान है और ये सागरीय भाग है और यहाँ पर ये जल बहता है, मतलब ये लहरें हैं और ये लहरें जब ऐसे आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर यहाँ की चट्टानों को क्या करती हैं, काट देती हैं। ये चट्टानें, ये चट्टान है, ये चट्टानें कठोर मुलायम किसी भी प्रकृति की हो सकती हैं। जब मुलायम होगी ये चट्टान तो तरंगें जल्दी काट देंगे इसको, और कठोर होंगे तो धीरे धीरे काटेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है स्थलाकृति इस प्रकार की बन जाती है। ये समुद्री जल जो अंदर घुस जाता है और गहरा काट देगा इसको इस प्रकार से। तो इधर क्या होगा, ये खड़े ढाल वाला एक इस प्रकार से स्थलाकृति, इस प्रकार से स्थलाकृति बन जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तटीय भ्रमु। और इस भ्रमु में एक स्थलाकृति है लटकते भ्रमु, यानी कि हैंगिंग क्लिफ। हैंगिंग क्लिफ, अगर ये भ्रमु जो है और ज्यादा अपरदन हो जाए, यहाँ तक और ज्यादा अपरदन हो जाए और ये भ्रमु जो है इस प्रकार से हो जाए तो ये कौन सा भ्रमु हो गया, इसको कहेंगे हैंगिंग क्लिफ, यानी कि लटकते भ्रमु। भ्रमु की रचना कैसी हो रही है, एक तरीके से समुद्री जल की ओर लटके हुए यो करके, और फिर ये आगे जाकर के टूट भी जाते हैं, उससे फिर अन्य स्थलाकृतियां बनती हैं। तो भ्रमु क्या है, समुद्री जल के द्वारा खड़े ढाल वाले स्थलाकृति को काट दिया जाता है तो इसको कहते हैं भ्रमु। इसमें ये ढाल जो होता है ना, किनारे का ढाल, ढाल कैसा होता है, ढाल होता है बिल्कुल खड़ा। ये बहुत खास बात है, भ्रमु के अंदर ढाल बिल्कुल खड़ा होता है और नीचे से काट दिया जाता है। अब अगली स्थलाकृति है इसी में समुद्र तटीय गुफाएं। समुद्र तटीय गुफाएं, समुद्र तटीय गुफाएं, इनको क्या कहते हैं, सी केव्स। सी केव्स। अब देखिए जब तरंगें अपरदन करते करते अंदर घुस जाएंगी, देखिए मैं यहां पर बना देता हूं एक और डायग्राम, ये डायग्राम इसी का विकसित रूप है समुद्र तटीय गुफाएं। ये मान के चलिएगा कि ये भ्रमु है कोई और ये समुद्री लहरें हैं और ये लहरें जो है यहाँ कटाव करती है, तो क्या होगा कि अंदर का कटाव हो जाएगा, वो अंदर का कटाव हो जाएगा और ये क्या बन जाएगी, एक गुफा बन जाएगी, गुफा बन जाएगी। दूसरे पेन से लिख देता हूँ, ये गुफा बन जाएगी यहाँ पर अंदर पानी प्रवेश करके। तो इसको क्या कहते हैं, समुद्र तटीय गुफा, यानी कि सी केव्स। और ये कठोर चट्टान है, ठीक है। तो इस प्रकार से अंदर जो गुफा का जो भाग बन गया, ये क्लिफ अंदर तक कट जाती है, तो क्लिफ के अंदर तक कट जाने से ये केव का निर्माण हो जाता है। तीसरी जो स्थलाकृति है, अच्छा एक चीज का ध्यान रखो ना, इसमें जल के साथ साथ
जल के साथ साथ वायु का भी योगदान रहता है, ये ध्यान रखना आप, जल के साथ वायु का भी योगदान रहता है। अब पानी अंदर जा रहा है मान लीजिएगा, और अंदर हवा भी है, तो हवा भी तो घर्षण पैदा करेगी, है ना। जल के साथ साथ हवा भी है उसमें, तो हवा भी घर्षण पैदा करेगी। तो जल और वायु दोनों घर्षण करते हैं यहाँ पर, है ना। ये मैं कहता हूँ घर्षण, घर्षण के कारण क्या हो जाएगा, ये गुफा बन जाएगी। अब तीसरी स्थलाकृति है वात छिद्र, वात छिद्र, इसको कहते हैं ब्लो होल। ब्लो होल, अब देखिए, अब ये समुद्री गुफा है, कोई मान के चलिए, ये समुद्री जल है, ये लहरें हैं, लहरों ने पानी में यहाँ पर काट काट कर दी और ये स्प्लाश करती है, स्प्लाश करती है, और ये कोई गुफा बन गई मान के चलिएगा, ये गुफा है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि इस गुफा के एक संकुचित मार्ग में, यानी कि लहरें जो हैं यहाँ पर संकुचित मार्ग में बह रही है भीतर, एक छोटे से मार्ग में अंदर जो है जबरदस्ती गुफा में लहरें जो जाती हैं, तो क्या करेंगी लहरें कि ये जो छत है यहाँ पर, इस छत को क्या करती हैं कि इस छत को घिसती रहती है, और ज्यादा घिसती रहेंगी, और ज्यादा घिसती रहेंगी, और वायु भी यहाँ पर साथ में है, यानी कि जल और वायु, जल प्लस वायु, ये दोनों साथ हैं, अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पर घिसते रहेंगे, तो छत कैसी हो जाएगी, छत बिल्कुल पतली हो जाएगी। छत जब पतली हो जाएगी तो हवा क्या करेगी, यहाँ से हवा क्या करेगी, यहाँ से इसको दबाव के कारण छत को तोड़ देगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक गर्त जैसा हो जाएगा, और ये कोई स्तंभ के तौर पर यहाँ पर थोड़ी सी ये छत जुड़ी रह जाएगी। तो इस प्रकार का जो होल बन जाता है गुफा की छत में, अंदर जाकर के होल बन जाता है ऊपर की तरफ, जिसमें वायु का योगदान बहुत ज्यादा रहता है, वायु का दबाव बहुत ज्यादा रहता है। तो इस प्रकार का जो स्थलाकृति है उसको कहते हैं वात छिद्र, यानी कि हवा के द्वारा ये एक छेद बन जाता है, ये होल बन जाता है, और ये यहाँ पर इधर भी छत है। अब इस वात छिद्र में से फुहार के रूप में जल निकलता है। बहुत से लोग यहाँ खड़े हो जाते हैं, यहाँ खड़े होकर के वो देखेंगे कि समुद्र तो आगे है, लेकिन जल नीचे से एकदम से पानी ऊपर की तरफ आता है, तो वो गुफा में होकर के ऊपर आता है, छत जो है वायु के घर्षण से घिस जाती है। तो इस प्रकार की स्थलाकृति वात छिद्र कहलाती है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, फिर मैं और आगे की स्थलाकृति आपको बताता हूँ। फिर चौथी स्थलाकृति है समुद्री मेहराब। समुद्री मेहराब, अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, केवल 3 अपरदन के कारकों को विस्तार से पढ़ते हैं, नदी, वायु और हिमानी, इनको नहीं पढ़ते हैं, जबकि क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं, और यही कंपटीशंस के अंदर आगे पीछे फर्क पड़ जाता है। कुछ बच्चे 2-4% से ऊपर हो जाते हैं, कुछ नीचे हो जाते हैं, अंतर यही होता है। तो चौथी स्थलाकृति है समुद्री मेहराब। समुद्री मेहराब, अब ये मेहराब क्या होते हैं साहब, इनको इंग्लिश में कहते हैं सी आर्च। समुद्री मेहराब को होते हैं सी आर्च। देखिए ये एक तरीके से दरवाजे जैसे होते हैं, एक बहुत बृहद दरवाजा सा बन जाता है। किस प्रकार से, देखिए ये कोई समुद्र के किनारे चट्टान है, और यहाँ पर सागरीय जल जो है प्रहार करता है लहरों के माध्यम से, और इसको काटना शुरू कर देता है। जो समुद्री गुफा है वो कई बार क्या हो जाती है, आर पार हो जाती है। जब आर पार हो जाती है तो ये जो एक स्थलाकृति बनी थी, ये चट्टान जो थी, इसमें यहाँ पर क्या हो जाता है, छेद सा बन जाता है। इस प्रकार से ये कठोर चट्टान है, और कठोर चट्टान में क्या हो जाएगा, एक छेद बन जाएगा आर पार,
इस प्रकार का आर पार एक छेद बन जाएगा। इसको क्या कहते हैं? समुद्री मेहराब कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? समुद्री मेहराब कहते हैं। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक बहुत बड़ा पहले तो एक छोटा सा क्षेत्र बनेगा, फिर धीरे धीरे बार बार लहरें इसमें होके जाती रहेंगी, तो ये क्या बन जाएगा? बहुत बड़ा द्वार बन जाएगा। और एक द्वार बन जाएगा, ये द्वार दे देता हूं यहाँ, ये द्वार बन जाएगा। इसको कहते हैं समुद्री मेहराब। इसमें पानी जो है अंदर जा कर, यानी कि ये देखिए ऐसे जा करके और इसमें आर पार कर देता है, तो इसको समुद्री मेहराब कहते हैं। अब पांचवी स्थलाकृति है तटीय स्तंभ। तटीय स्तंभ, तटीय स्तंभ को अंग्रेजी में कहते हैं कोस्टल स्टेट्स। कोस्टल स्टेट्स, तटीय स्तंभ। अब देखिएगा, यहां पर देखिएगा ये छत जो है घिसती चली जा बार बार, इसमें जो है पानी जा रहा है, लहरों का पानी जा रहा है, छत घिसती चली जाए और छत पूरी नीचे गिर जाए, तो ये एक स्तंभ सा रह जाएगा कि नहीं? किनारे पर पानी इसमें जा रहा है और छत ऊपर से घिसती जाए, ये द्वार बड़ा होता जाए, बहुत बड़ा होता जाए, धीरे 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 धीरे, तो क्या होगा? ये कठोर चट्टान वाला जो भाग है वो तो खड़ा रह जाएगा, और मुलायम चट्टान का कोई भाग है वो घिस करके वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा जो खड़ा भाग रह जाता है उसको कहते हैं तटीय स्तंभ। तो देखिए, जब कंदरा की छतें गिर जाती हैं, अब कंदरा क्या है बताता हूं अभी, देखिए ये मान के चलिएगा ऐसे इस प्रकार बनाते हैं हम, ये कुछ प्रकार के, और इसमें समुद्री जल जो है प्रवेश करता जाता है, समुद्री जल प्रवेश करता जाता है, गुफा को काफी गहरा कर देता है। ठीक है, तो इस गुफा का सपोर्टिंग डायग्राम अपन यहाँ बना लेते हैं। इस प्रकार से, और ये गुफा जो है इस प्रकार से हो जाती है, यानी कि ये पानी अंदर जा रहा है, तो हम ये सामने से गुफा को दिखा देते हैं। इस प्रकार से गुफा बन गई। अब क्या होता है कि धीरे धीरे छत कट करके क्या हो जाता है? छत गिर जाती है, और ये स्तंभ जैसी स्थलाकृतियां रह जाती हैं, स्तंभ जैसी स्थलाकृतियां रह जाती है। और ये क्या है? ये इसमें पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। तो ये तट के किनारे होते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं तटीय स्तंभ। ये छतें जो है गिर जाती है, पानी अंदर घुस करके इस छत को घिस करके खत्म कर देता है पानी। तो ऐसी स्थलाकृति को क्या कहते हैं हम? तटीय स्तंभ। और कंदरा किसको कहते हैं? कंदरा का मतलब गुफा ही होता है, कंदरा गुफा को ही बोलते हैं। बड़ा आकार हो जाता है ना गुफा का, उसको कंदरा बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तटीय स्तंभ निर्मित हो जाते हैं। ये डायग्राम और ये डायग्राम, इनको बनाइए आप। ठीक है, ये तो मैंने हेल्प के लिए आपको थोड़ा समझाने के लिए यहाँ पर हेल्पिंग फिगर बनाई थी। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। 5 स्थलाकृति हो गई अपरदन से। अब छठी स्थलाकृति की बात कर लेते हैं हम। छठी स्थलाकृति जो है वो है जियो, और जियो को ही छोटी खाड़ी भी कहते हैं, छोटी खाड़ी भी इसको कहते हैं। ठीक है, और ये जो जियो है ना, जियो ही यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जाएगा, GEO। ज्योग्राफी लिखते हैं ना अपन, ऐसे ही जियो लिखा जाता है। अच्छा, ये कैसे बनती है? देखिए कि जब गुफा की छत गिर जाती है, तो देखिए क्या होता है
ये स्टेक थे, मान के चलिएगा, ये दोनों तरफ स्टेक थे और इस गुफा की छत जो है वो गिर गई थी। तटीय स्तंभ है ये और इनके बीच में ये पानी भरा हुआ है, गुफा की छत गिर गई है, तो एक छोटी सी खाड़ी बन जाती है, दो स्तंभों के बीच में छोटी सी खाड़ी बन जाती है। इस छोटी सी खाड़ी को ही हम जियो कहते हैं, इसी छोटी सी खाड़ी को हम जियो कहते हैं और ये जियो मछुआरों के लिए बड़ी फायदेमंद है, मछुआरों के लिए बहुत फायदेमंद है ये छोटी सी खाड़ी। आप ऐसे समझिएगा कि ये कोई गुफा है इधर अंदर की तरफ और गुफा की छत गिर जाती है, एक इधर स्तंभ रह जाता है, एक इधर स्तंभ रह जाता है, पानी अंदर आ जाता है, एक खाड़ी सी बन जाती है अंदर, इस प्रकार से पानी अंदर आता है। अब इसमें क्या है कि समुद्री लहरें, तूफान वगैरह का प्रभाव ज्यादा होगा नहीं, दोनों तरफ स्थल है, अंदर की तरफ गुफा की छत गिरने से एक अंदर की तरफ निकला हुआ भाग हो गया समुद्र का, तो ये जो निकला हुआ भाग है शांत और स्थिर जल वाला भाग होता है, जिसमें मछुआरे तूफान आ जाए, समुद्री तूफान आ जाए तो अपनी नाव को या जहाज को इसके अंदर ले आते हैं, जिससे वो तूफान से बचे रहते हैं। या फिर मछलियों को समुद्री जल में गति कम होगी तो मछलियों को भी एक आश्रय ज्यादा मिलेगा, तो उससे मछलियां भी ज्यादा विकसित होंगी ऐसे क्षेत्रों में, है ना। तो ये मछुआरों के लिए बहुत फायदेमंद क्षेत्र है। अच्छा, अब सातवीं स्थलाकृति की बात करते हैं अपन। सातवीं स्थलाकृति है लघु निवेशिकाएं। लघु निवेशिकाएं, क्योंकि ये अंडाकार मार्ग पर होती हैं इसलिए इनको अंडाकार कटापी कह देते हैं, इनको अंडाकार कटापी कह देते हैं। इसको लघु निवेशिका को अंडाकार कटापी कह देते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कोप कहते हैं, ये भी मैंने देखा, COVE, अंग्रेजी में कोप कहते हैं। ये देखिए कैसे कैसे करते हैं। ये मान के चलेगा कोई समुद्री किनारा है और इधर ये लहरें हैं, इधर ये पानी, ठीक है, और इसके किनारे पर कई कई कठोर चट्टान है, ये कठोर चट्टान है, एक ये कठोर चट्टान है, ये कठोर चट्टान है, इस प्रकार की कठोर चट्टानें हैं, ये कठोर चट्टानें हैं और ये पीछे बाकी ये क्या है, ये मुलायम चट्टान है, ये मुलायम चट्टान है। अब सागरीय जल जो है, ये लहरें जो हैं, लहरें आगे बढ़ती हैं, लहरें आगे बढ़ती हैं, तो आगे बढ़ती हैं तो कठोर भाग को तो काट नहीं पाएंगी, इसको तो लहरें काट नहीं पाएंगी, लेकिन ये जो मुलायम चट्टान है बीच में इसको तो काट देंगे, है ना, कठोर भाग को तो नहीं काट पाएंगे लेकिन मुलायम भाग को ये काट देंगे। देखिए मुलायम भाग काट देंगे इस प्रकार से, और काट करके ये थोड़ा सा अंदर की तरफ इस प्रकार से अंडाकार मार्ग पर इस प्रकार से कटाव कर देंगे। इनके बीच में भी काट देंगे, यहाँ पर ये थोड़ा सा अंडाकार मार्ग, पानी जो अंदर घुस जाएगा, कटाव करके पानी अंदर घुस जाएगा इस प्रकार से। ये जो इस प्रकार की स्थलाकृति होती है इनको कहते हैं लघु निवेशिकाएं, और इसमें क्या होता है, समुद्र का जल जो है एंट्री कर देता है, समुद्र का जल घुस जाता है इसके अंदर। ये अंडाकार मार्ग में कठोर चट्टान तो कट नहीं पाएगी, लेकिन जो मुलायम चट्टान है वो कट जाएगा और अंदर तक पानी घुस जाएगा। तो ये मार्ग अंडाकार कटाव होता है, अंडाकार कटाव होता है और इसको कहते हैं लघु निवेशिका, ठीक है। और इन लघु निवेशिकाओं में सीप, घोंगे वगैरह ऐसे जीव, समुद्री जीव है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे सीप है, घोंगे हैं, जो शंख वगैरह होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं बहुत ज्यादा। तो ये विद्यार्थी हमने स्थलाकृति कौन सी पढ़ी है, सागरी जल के अपर्दन द्वारा। एक बार आप देख लीजिएगा, जियो क्या है, छोटी खाड़ी है, ये भी एक आश्रय स्थल है मछुआरों का, ये भी समुद्री जीवों का एक आश्रय स्थल बन जाता है। तो इस प्रकार से ये आपको मैंने अपर्दन से बनने वाली स्थलाकृति बताई है। एक स्थलाकृति और भी है, 8वीं स्थलाकृति उसको हम कह देते हैं, 8 नंबर की स्थलाकृति, वो है अपतटीय सोपान। अपतटीय सोपान, अपतटीय सोपान, सोपान का मतलब सीढ़ी है ना, जैसे नदी भी सीढ़ी आकार का प्रदान करती है,
हिमानी भी सीढ़ी आकार का अपरदन करती है, ऐसे ही सागरी लहरें भी सीढ़ी आकार का अपरदन करती हैं। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिएगा तटीय किनारे पर कठोर और मुलायम चट्टानें होती हैं, तो लहरें क्या करेंगी कि मान लीजिए ये कोई कठोर चट्टान है, ये कम घिसेगी, मुलायम चट्टान ज्यादा घिस जाएगी, फिर कठोर चट्टान है, कोई मुलायम चट्टान है, कठोर चट्टान है। इस प्रकार से ये जो किनारा जो है समुद्र का किनारा, ये लहरें हैं, समुद्र की लहरें हैं ये वाली, ये लहरें जो है इस प्रकार से काटती हैं कि मुलायम चट्टान ज्यादा कट जाएगी, कठोर चट्टान कम कटेगी। तो इस प्रकार का जो ढाल जनरेट हो जाता है उसको कहते हैं अपतटीय सोपान। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ऑफशोर स्टेयर्स। तो इस प्रकार से ये समुद्र तटीय अपरदनात्मक स्थलाकृतियां हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों की चर्चा हम करेंगे, यानी कि हिमानी माफ कीजिएगा समुद्री जल या लहरें किस प्रकार का जमाव करती हैं। एक्चुअली विद्यार्थियों में आपको डायग्राम्स बना करके बताता हूं जिससे आपको थोड़ा सा अधिक समझ में आए, समय थोड़ा सा बच सकता है यदि मैं डायग्राम्स को पहले से बना के रखूं बोर्ड के ऊपर। डायग्राम्स मैं पहले बना के रख दूंगा तो आपको थोड़ा सा उसमें समझ में नहीं आएगा। आपके सामने जब मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो आपको अच्छे से समझ में बैठता है कि किस प्रकार से कटाव हो रहा है, और मैं पहले डायग्राम बना दूंगा यहाँ पर, उसके बारे में एक्सप्लेन करने लगूंगा। तो स्थलाकृति का जो इनिशियल स्टेज है निर्माण होने का, यानी कि शुरुआती जो चरण है, उनकी जानकारी आपको नहीं हो पाएगी। और जब मैं आपके सामने डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ बताते हुए कैसे अपरदन हो रहा है वो ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए थोड़ा समय जरूर लग जाता है वीडियो में, लेकिन आपको जो है अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अब है निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृति। निक्षेप से मैं थोड़ी रोशनी बढ़ा देता हूँ। अब थोड़ी रोशनी आ रही होगी ज्यादा। निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृतियां। अब देखिए साहब, इसमें बात करते हैं नंबर 1 बीच, या इसको पुलिंग भी कहते हैं, बीच भी कहते हैं, पुलिंग भी कहते हैं, BEACHES। समुद्री किनारा होता है ना, बीच कहते हैं ना, बीच पे जा रहे हैं। मुंबई में बीच है, कलकत्ता में बीच है, समुद्र के किनारों को बीच कहते हैं, जहाँ पर लोग घूमने, पर्यटन करने, समुद्र में स्नान करने, आनंद करने, पिकनिक मनाने आते हैं, तो उसको कहते हैं बीच। ठीक है। अब देखिए ये कैसे विकसित होते हैं। जो मान के चलिएगा ये समुद्र का किनारा है और समुद्री लहरें इस प्रकार से गति करती हैं। तो देखिए दो क्रियाएं होती हैं, एक ज्वार और एक भाटा। ज्वार और भाटा। ज्वार भाटा में क्या होता है, समुद्र का जल जो है वो किनारों की तरफ आगे आता है, ऊंची लहरें उठती हैं सूरज चंद्रमा के आकर्षण के कारण, और वो किनारे तक आता है। तो क्या होता है, ज्वार और भाटा। ज्वार क्या है, समुद्र में पानी जो है स्थल की ओर जाना, और भाटे का क्या मतलब होता है, पानी को वापस लौट जाना। अब ज्वार भी दो प्रकार का होता है, एक उच्च ज्वार होता है और एक निम्न ज्वार होता है ना। पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण, जब मैं ज्वार भाटा पढ़ाऊंगा तो विस्तार से चर्चा करेंगे, पृथ्वी के घूर्णन बल के कारण जो बाहर की तरफ एक बल कार्य करता है, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, उस बल के कारण निम्न ज्वार आते हैं। जबकि सूर्य और चंद्रमा एक सीध में हो जाते हैं, पृथ्वी पर आकर्षण बल लगाते हैं, एक सीध में ज्यादा आकर्षण बल लगता है, तो उससे उच्च ज्वार आता है। तो निम्न और उच्च ज्वार, तो देखिए उच्च ज्वार आएगा तो पानी कहाँ तक आ जाएगा, आगे तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। निम्न ज्वार आएगा तो पानी कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो इस उच्च और निम्न ज्वार के बीच की जो सीमा है ये कहलाती है बीच। समुद्री जल यहाँ तक आएगा निम्न ज्वार में, और उच्च ज्वार में यहाँ तक आ जाएगा। तो ये आगे पीछे जल होता रहता है ना, ये समुद्र के किनारे,
इस क्षेत्र को बीज कहते हैं, इसी को पुलिन कहते हैं। ठीक है, और ये कैसे भाग हैं, ये ज्वारीय सीमाओं के भाग हैं और सीमा से लगी हुई एक पट्टी होती है, यानी कि तट से लगी हुई क्या है, एक पट्टी होती है। मान के चलेगा ये कोई समुद्र है पूरा, तो इसके किनारे किनारे ये पूरी पट्टी चारों तरफ मिलेगी, तट से लगी हुई एक पट्टी मिलेगी, तो उसको कहते हैं बीच। और यहाँ पर बालू वगैरह के जमा बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, बालू के जमा पाए जाते हैं, लहरें के साथ जो भी बालू वगैरह लाती है वो उस पर जमा कर देती है। तो इस प्रकार से ये बीच हमने बात की, पहली सलाहकार की। दूसरी सलाहकार की बात करें, स्पिट। दूसरी सलाहकार है स्पिट, यानी कि सागर की स्पिट से पहले दूसरी सलाहकार की बात कर लेते हैं। क्योंकि स्पिट तक पहुंचने के लिए कई सलाहकार और बन जाती हैं, हम क्रम से बात कर लेते हैं, इसलिए मैंने स्पिट को हटा दिया है। तो दूसरे नंबर की सलाहकार है तटीय बालू की श्रेणी। तटीय बालू की श्रेणी, अब ये तटीय बालू की श्रेणी होती है, ये क्या होते हैं, ये मान के चलिएगा एक समुद्र का किनारा है, इधर से जल आता है, तो यहाँ क्या होगा, इस प्रकार से बालू के जमाव हो जाएंगे किनारे, ये बालू के जमाव। इस प्रकार के जो लंबे लंबे यानी कि लंबे लंबे जो बालू के जमाव हैं, बालू के जमाव, इस प्रकार के बालू के जो टीले बन जाते हैं, लंबे लंबे छोटे छोटे, लहरें आई और यहाँ पर बालू को छोड़ दिया, लहरें आई बालू को छोड़ दिया, लहरें आई बालू को छोड़ दिया। तो इस प्रकार के जो जमाव बनते हैं उनको कहते हैं हम तटीय बालू की श्रेणी। ठीक है, ये श्रेणी बन जाती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई सी लगातार श्रेणी से बन जाती है, और इनके बीच में कई बार पानी भर जाता है तो लैगून का विकास हो जाता है। लैगून क्या होता है, समुद्री खारे पानी की झील होती है। ठीक है, लैगून की बात करेंगे, लैगून किस प्रकार से बनती है, आप ये समझ लीजिएगा कि ये लंबाकार टीले बन जाते हैं जमाव के कारण। तीसरी सलाहकार की है रोधिका। अब ये जो लंबाकार टीले हैं, ये लंबाकार जो टीले हैं, इन लंबाकार टीलों के कारण एक प्रकार से बिल्कुल एक बैरियर बन जाता है, एक बैरियर बन जाएगा रोधिका। रोधिका को कहते हैं अपन बार्स, बैरियर, पुलिस वाले बैरियर लगा देते हैं ना रास्ते में, वो यही है रोधिका, माने रोकने वाला। तो ये जो लंबाकार टीले हैं बालू के, ये क्या है, ये बैरियर बन गए, बैरियर बन गए लगातार जमाव होने से, तो पानी जो है अंदर की तरफ नहीं आएगा, और आएगा तो इसमें भर जाएगा और लैगून बन जाएंगी। तो इस प्रकार से जो रोधिकाएं होती है, बालू के जमा हो जाते हैं किनारे किनारे पर, उनको बार्स कहते हैं, यानी कि रोधिका। अब ये रोधिकाएं भी जो होती हैं, इनको भी दो प्रकार की होती हैं, एक तो अपतटीय रोधिकाएं होती हैं और एक खाली रोधिकाएं होती हैं। अपतटीय होती हैं, ध्यान देता हूँ, अपतटीय रोधिकाएं, अपतटीय का होता है मतलब ऑफशोर। अपतट का मतलब होता है कि कुछ दूरी पर अंदर तक समुद्र में चले जाओ आप, तो ये पूरा भाग कहलाता है अपतट। ये तो हो गया तट और ये हो गया अपतट, और ये समुद्र के अंदर आ गए फिर, है ना, तट, अपतट और समुद्र का आंतरिक भाग। तो इस प्रकार से अपतटीय भाग में भी रोधिका हो जाती है, यानी कि यहाँ पर तट से थोड़ा सा दूर जो रोधिका बनेंगी, इस प्रकार की जो रोधिका होती है वो कहलाती है अपतटीय रोधिकाएं। तो ये है अपतटीय रोधिकाएं। ये है अपतटीय रोधिका और ये है ये वाली तटीय रोधिका। अपतटीय और तटीय, ठीक है। अब इसी में एक मिलती जुलती सलाहकार अभी जो मैंने बताया था, स्पिट, अभी मैंने मिटा दिया था यहाँ पर, स्पिट का देखिएगा, SPLIT,
इसमें एल रहता है, ठीक है, स्पिट में एल रहता है। स्पिट क्या होता है, ये मतलब सागर की ओर, अब जैसे ये तो है, ये वाले जो है ये तो है बिल्कुल तट के समानांतर, जो तट के सहारे हैं वो तो है रोधिका, तटीय रोधिका, और ये है अपतटीय रोधिका। और यहां से अगर यहां से जमाव अगर लंबाकार हो जाए, इस प्रकार का जमाव हो जाए, ये जमाव हो जाए बाजू का ऐसा अंदर की तरफ, ऐसा जमाव ना होकर के, यानी कि तट के समानांतर जमाव ना होकर के तट के लंबवत जमाव हो जाए सागर की तरफ, तो इसको कहते हैं स्पिट। ये कहलाता है स्पिट, ठीक है। तो ये 4 स्थलाकृतियां मैंने आपको बताई हैं, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं मिटाता हूं। एक पुलिन कैसे भी होता है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं और बताता हूं, आगे अच्छी से समझ में आएगा, डायग्राम बना करके मैं आपको बताता हूं। निक्षेप से बनने वाली स्थलाकृतियों की चर्चा हम कर रहे हैं। हमने स्पिट तक आ गए थे, अब हम 5वें नंबर की स्थलाकृति की बात कर रहे हैं। 5वें नंबर की जो स्थलाकृति है वो है पुलिन। पुलिन, और इसको पुलिन को शंक्वाकार जमाव भी कह देते हैं। पुलिन कस्प, इसको पूरा नाम लिखिए पुलिन कस्प, और इसको आप शंक्वाकार जमाव भी कह सकते हैं, सॉरी शंक्वाकार जमाव भी कह सकते हैं इसको। तो ये देखिए क्या होता है कि ये समुद्री जल है, जैसे समझिएगा ये समुद्र किनारा और ये समुद्री जल है, इस प्रकार से लहरें ऐसे जा रही हैं, और जब लहरें इस प्रकार से जाती हैं तो क्या होता है कि इस प्रकार की जमाव हो जाती है किनारे पर, इस प्रकार से शंक्वाकार जमाव हो जाती है, इस प्रकार से शंक्वाकार जमाव हो जाती है, शंकु कहलाता है। और इन शंकुओं के जो शीर्ष हैं वो शीर्ष कहाँ होते हैं, समुद्र की ओर, समुद्र की ओर शीर्ष होते हैं। तो इस प्रकार का जो जमाव है शंक्वाकार जमाव है, शंकु का आधार तट की तरफ और शीर्ष जो है समुद्र की तरफ होता है। तो इस प्रकार के जो जमाव है उनको कहते हैं हम पुलिन या कस्प। अगला है छठी स्थलाकृति है नंबर 6, संयोजक रोधिका। अभी मैंने रोधिका बताई थी आपको, संयोजक रोधिका। ये संयोजक रोधिका क्या होती है, जब ये समुद्र का किनारा है, इसमें इस प्रकार से लहरें आती हैं, रोधिकाएं होती हैं, इस प्रकार से विकसित होती है किनारे किनारे। इस प्रकार से ये जो रोधिकाएं विकसित हुई है। अब क्या होता है कि जब ये जो रोधिकाएं द्वीप के मुख्य स्थल से जुड़ जाती हैं, जैसे यहाँ पर कोई द्वीप है, ये द्वीप है, ठीक है, और ये रोधिका बनते 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 इस प्रकार से आगे बढ़ जाए, ये द्वीप को इस प्रकार से करते करते और मुख्य स्थल से जोड़ दे। यानी कि ये यहाँ पर क्या है, मुख्य स्थल, ये मुख्य स्थल है, इधर जमीन है, और ये कोई द्वीप है, टापू है समुद्र में, और ये क्या होता है आगे बढ़ते 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 ये रोधिका जो है क्या करें कि मुख्य स्थल से जोड़ दें, तो इनको कहते हैं फिर संयोजक रोधिका, यानी कि जोड़ने वाली रोधिका। संयोजन का मतलब क्या है, जोड़ना। तो किसको जोड़ती है, द्वीपों को मुख्य स्थल से, तो इसको कहते हैं संयोजक रोधिका। इसी क्रम में एक 7वीं स्थलाकृति बन जाती है हुक। 7वीं स्थलाकृति बन जाती है हुक, SWOK, ठीक है। और संयोजक रोधिका है, एक वर्ड दिया गया है और टॉम्बोलोगी कहते हैं,
कई बार परीक्षा में ये वर्ड भी आ जाता है टोम्बोलो। तो टोम्बोलो क्या है? संयोजक रोधिका को ही कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? टोम्बोलो है। और हुक क्या होते हैं? हुक होते हैं ये जो रोधिका है, ये जो इस प्रकार की रोधिकाएं हैं, इन रोधिकाओं में अगर जो स्पिट बनते थे, मैंने क्या बताया कि स्पिट इस प्रकार से अंदर की तरफ लंबाकार जो जमाव होता है, ये स्पिट थे। ठीक है, और स्पिट में थोड़ा सा जमाव में यहाँ पर मोड़ आ जाए, मतलब बालू के जमाव में मोड़ आ जाए, तो ये हुक जैसी स्थलाकृति बन जाती है। हुक लगाते हैं ना बोरियों में, हुक लगा के खींचते, तो ये हुक जैसी स्थलाकृति बन गई। तो रोधिका के साथ में इस प्रकार की स्थलाकृति बनती चली जाती है, तो उसको कहते हैं हुक। ये हुक कहलाती है। अच्छा, हुक के बाद में एक स्थलाकृति और है, 7 के बाद में मैं यहाँ लिखता हूँ 7 8। अब आपको दिख रहा है कि नहीं? इसको लूप कहते हैं। लूप का मतलब, या फिर छल्ला कह दो आप, छल्ला, LOOP, लूप। लूप का मतलब होता है छल्ला। अगर हुक घूमकर, ये देखिए हुक है, अगर ये ऐसा जमाव हो जाए, हुक घूमकर क्या करे? तट से मिल जाए, जमाव होते 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 ये तट से मिल जाए इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया? एक छल्ला सा बन गया, है ना? तो छल्ला सा बन गया, तो ये फिर क्या कहलाएगा? छल्ला, ये कहलाएगा लूप। पहले ये हुक था यहाँ तक, ये हुक था यहाँ तक, लेकिन जब ये जमाव और आगे बढ़ता चला जाएगा, पूरा गोल जमाव हो जाएगा। तट से शुरू हुआ था जमाव और दूसरी तरफ जाके तट में खत्म होता है, तो उसको कहते हैं हम लूप। तो इस प्रकार से 8 स्थलाकृति हैं। अब नंबर 9, नवी स्थलाकृति की चर्चा कर लेते हैं। लेगून। अब लेगून का मतलब क्या होता है कि ये जो रोधिका है, ये रोधिका इस प्रकार से आगे बढ़ करके और इस प्रकार से ये तटों से जुड़ जाती है, और इसमें फिर पानी भर जाता है समुद्र का, तो इसको कहते हैं अपन लेगून। लेगून का विकास समुद्री जीव होते हैं प्रवाल की कॉलोनी विकसित होने से भी लेगून का विकास होता है। अधिकांशतः जो परमानेंट लेगून जो होते हैं वो प्रवाल जीवों के कॉलोनीज को आगे बढ़ने के कारण निर्मित होते हैं, जबकि समुद्री निक्षेप से जो लेगून विकसित होंगे, जिनको अनूप भी कहते हैं, लेगून को अनूप भी कहते हैं, वो परमानेंट नहीं होंगे, क्योंकि बालू है, बालू तो कोई बड़ी लहर आई, सुनामी आई तो उसको हटा देगी वहां से। निक्षेप से बनने वाली ये स्थलाकृतियां ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रह पाती हैं, लहरें आकर के इनको बदल देती हैं, है ना? तो ये इस प्रकार की जो स्थलाकृति बन गई, यानी कि रोधिका ने पानी को, जैसे ज्वार आया तो ज्वार से पानी में अंदर चला जाएगा, अब वो अंदर ही भरा रह जाएगा, तो ये स्थलाकृति क्या कहलाती है? ये कहलाती है लेगून। लेगून के उदाहरण आप जानते हैं, भारत में चिल्का झील है, पुलिकट झील है ना, भारत के पूर्वी तट पर, तो ये क्या है? ये लेगून झील के उदाहरण है। इस प्रकार से ये लेगून हो गया। अब अधिकांश स्थलाकृतियां हो गई हैं, एक 10वीं स्थलाकृति की चर्चा और कर लेते हैं, वो है पंख मैदान। पंख मैदान, लेगून को हिंदी में लेगून ही बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में भी लेगून बोलते हैं। पंख मैदान यानी कि मड फील्ड भी कह देते हैं इनको, और मड फ्लैट्स भी कह देते हैं, मड फ्लैट भी कह देते हैं। अब देखिएगा, जब लहरें किनारों पर जाकर के, ये मान के चलिएगा ये तटीय क्षेत्र है, और तटीय क्षेत्र है, और ये लहरें चल रही हैं इस प्रकार से। लहरें जो है तटों पर जाकर के यहाँ पर मिट्टी का जमाव कर देती है, ये मिट्टी का जमाव कर देती है। ये कैसा जमाव है? मिट्टी का जमाव है। तो ये मिट्टी का जमाव, मिट्टी हो या बारीक बालू कण हो, ऐसा जो जमाव होगा समुद्र के किनारे पर, इधर गहरा समुद्र है
ये गहरा समुद्र है और इधर ये स्थल है और ये बीच वाला भाग है, जो शुरुआत में मैंने बताया था बीच जो है। और इस प्रकार का जो जमाव होता है उसको पंख मैदान कहते हैं। ये मिट्टी के कण या बारीक बालू इसमें जमाव करती है, तो इस प्रकार से ये पंख मैदान जमा होते हैं। और ये उच्च और निम्न ज्वार वाला क्षेत्र होता है, जिसमें उच्च ज्वार आते समय मिट्टी के जमाव हो जाते हैं, निम्न ज्वार आते समय पानी पीछे हट जाता है तो वो दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थलाकृतियां हैं ये कहलाती हैं आपकी पंख मैदान। तो विद्यार्थियों, हमने समुद्री जल के निक्षेप के बारे में भी पढ़ लिया। समुद्री जल अपर्दन और निक्षेप से किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं ये हमने इस वीडियो में पढ़ा है। आप एक दो बार बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको प्रत्येक स्थलाकृति माइंड में क्लियर हो जाएगी। और जो समुद्री जल की जो गतियां हैं, समुद्री जल में जो गतियां होती हैं, चाहे लहरों के रूप में, धाराओं के रूप में, तरंगों के रूप में, ज्वार भाटा के रूप में, सुनामी के रूप में, उन सब में सबसे ज़्यादा जो अपर्दन का कार्य करती हैं वो लहरें करती हैं। लहरें क्योंकि लगातार एक ऐसी गति है समुद्री जल की, जो जब तक पवन बहेगी तब तक लहरें आएंगी, जब तक हवा चलेगी तब तक लहरें आएंगी। और ये तो वायुदाब के अंतर का एक शाश्वत सत्य है कि धरातल पर वायुदाब का अंतर होगा तो पवनें चलेंगी। और वायुदाब का अंतर क्यों होगा? क्योंकि तापमान का अंतर होगा, और तापमान का अंतर होना तो स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति है धरातल के ऊपर। तो इस प्रकार से भूगोल विषय में बहुत सी चीज़ें एक दूसरे से अंतर संबंधित होती हैं। तो यहाँ हमने सागरीय लहरों के अपर्दन और निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियों की चर्चा की। अगले वीडियो में हम एक लास्ट हमारा अपर्दन और निक्षेपण की स्थलाकृति रह जाती हैं, वे हैं भूमिगत जल के अपर्दन और निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृति, उनकी भी चर्चा हम करेंगे। और कोई एक दो टॉपिक और हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम जलवायु विज्ञान के अंदर प्रवेश करेंगे। फिर जलवायु विज्ञान वाले पार्ट को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको अगर ये क्लास अच्छी लगती है तो शेयर और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आगे बढ़ाएं, जिससे कि उनको लाभ हो। ये न केवल बीए की सभी कक्षाओं के लिए बल्कि एमए के लिए भी विशेष लाभदायक क्लासेस हैं, इनको आप रेगुलर देखते रहिएगा। मैं इस भूगोल विषय की सीरीज में भूगोल से संबंधित सभी विषयों के टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करूंगा। थोड़ा समय जरूर लगेगा, रेगुलर मेरी क्लासेस आती रहेंगी, आप इनको देखते रहिएगा। और पसंद आती है तो थोड़ा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।